हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पाथ ऑफ सक्सेस। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल गुड एंड फाइन। सो फ्रेंड्स, लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था डे 2 में इंटरनल ऑडिटिंग और उसके टाइप्स को, एविडेंस को, कुछ एविडेंस देखे थे, कुछ रिपोर्ट्स देखे थे कि किस किस टाइप्स की रिपोर्ट्स होते हैं, क्या क्या एविडेंस होते हैं ऑडिटिंग के लिए, ऑडिटिंग पर्पस के लिए। आज के सेशन में, आज के डे 3 में हम डिस्कस करेंगे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को। सर, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या होता है? किसी भी बिजनेस मैनेजमेंट या किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंटरनल कंट्रोल सर बहुत ही अफेक्टिव साबित होता है। सिर्फ उसके मैनेजमेंट के लिए नहीं, ओवरऑल बिजनेस पर्पसेस, ओवरऑल बिजनेस ओवरव्यू के लिए, ओवर बिजनेस कंट्रोल के लिए जो इंटरनल कंट्रोल है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। सर, आपकी जितनी एफिशिएंसी होगी इंटरनल कंट्रोल पे, जितना एफिशिएंट आपका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होगा, उतनी ही अच्छी क्लैरिटी, उतनी ही अच्छी फेयर एंड ट्रू वैल्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, फाइनेंशियल कंट्रोल्स की सामने आएगी। ओके, सो आज का डिस्कशन हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। सो गोइंग टू द डेफिनेशन, the system of internal control has been defined as the plan of organization and all the methods and procedures adopted by the management of an entity to assist in achieving management objective of ensuring as far as practicable. So सर, बेसिकली इंटरनल कंट्रोल की डेफिनेशन यहाँ पे जो हमारे पास है उसका रियल मीनिंग क्या है सर? सिंपली समझो, इंटरनल कंट्रोल के टर्म से, इंटरनल कंट्रोल एक सिंपल टर्म है सर, उससे आपको क्या समझ में आ रहा है? इंटरनल कंट्रोल सर किसका? बिजनेस का, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल कंट्रोल, मैनेजमेंट का। ठीक है सर, क्या होता है? द प्लान ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस, उनका जो मैनेजमेंट होगा वो इंटरनल कंट्रोल के लिए एक प्लान बनाता है, एक प्लानिंग करता है। जो प्लानिंग्स किसके लिए होती है सर? जिसमें ऑल मेथड्स और प्रोसीजर्स कोई भी एंटिटी अपने मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स को इंश्योर करने के लिए, अचीव करने के लिए प्रिपेयर करती है, अडॉप्ट करती है। क्या बात है सर? क्या हुआ? सिंपल सी बात है सर, जो भी प्रोसीजर या मेथड्स एक प्लानिंग के अकॉर्डिंग बिजनेस मैनेजमेंट डिसाइड करती है, अडॉप्ट करती है, फॉर व्हाट? फॉर अचीविंग देयर मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स, दैट प्लानिंग इज कॉल्ड इंटरनल कंट्रोल। आप कैसे अच्छा सा अच्छा इम्प्लीमेंट करें, क्या क्या पॉलिसीज, क्या क्या गाइडलाइंस, क्या क्या ऐसी एलिमेंट्स, क्या क्या ऐसे अच्छे अच्छे जो प्रोसीजर्स हैं, उनको मेथड्स को फॉलो करके आप अपना इंटरनल कंट्रोल एफिशिएंट बनाएं। जितना एफिशिएंट आपका इंटरनल कंट्रोल होगा सर, उतनी ही सेफ गार्डिंग ऑफ असेट होगी, प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर होगा, एक्यूरेसी होगी आपकी, कंप्लीटनेस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में, और टाइमली प्रिपरेशन ऑफ रिलायबल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होगी सर। टाइमली प्रिपरेशन होगी सर। ओके, सो इंटरनल कंट्रोल का जो अगर मैं डिफाइन करूँ सिंपल टर्म्स में सर, ये एक प्लान है जो प्लान कोई भी बिजनेस मैनेजमेंट डिसाइड करती है, डिफाइन करती है। किस लिए? अपने मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, एफिशिएंट कंडक्ट ऑफ बिजनेस के लिए वो कुछ पॉलिसीज, कुछ मेथड्स को फॉलो करती है, जो मेथड्स, पॉलिसीज इंटरनल कंट्रोल को एफिशिएंट बनाते हैं, ताकि वो सेफ गार्डिंग ऑफ असेट कर सके, प्रिवेंशन डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड हो सके, एक्यूरेसी रहे आपकी कंप्लीटनेस ऑफ अकाउंटिंग में, और टाइमली प्रिपरेशन ऑफ लाइबल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हो। सर, ये जो थी हमारी सिंपल डिफिनेशन थी। सिंपली समझो सर, जितनी सिंपल आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी उतना ही अच्छा आप भी लिख सकोगे, समझ सकोगे, बता सकोगे। ओके, क्लैरिटी रखो सर अपनी अंडरस्टैंडिंग में। उसके बाद आते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव्स, जिनको स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग SA 315 एंड 330, इसके अंडर में ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल कंट्रोल को डिफाइन किया गया है। जो फर्स्ट क्या है? ट्रांजैक्शंस आर एग्जीक्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद मैनेजमेंट पॉलिसीज एंड ऑथराइजेशन। ट्रांजैक्शंस को एग्जीक्यूट किया जाता है, एग्जीक्यूट होती है मैनेजमेंट के पॉलिसी और ऑथराइजेशन के अंडर। ओके, ऑल ट्रांजेक्शन लाई अंडर द पॉलिसीज एंड ऑथराइजेशन। वही ट्रांजेक्शन्स अलाउड हैं जो पॉलिसीज और ऑथराइजेशन जो प्रोवाइडेड है उसके अंडर में लाई कर रही है सर।
All transactions are recorded with appropriate amount and in appropriate account to prevent the asset from unauthorized assets use or disposition. इंटरनल कंट्रोल प्रिवेंट करता है सर एसेट्स को अनऑथराइज एक्सेस से, यूज से और डिस्पोजिशन से, टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट फ्रॉड एंड एरर. सर मैंने आपको यही बताया, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है वो यही होता है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का. आप एक अफेक्टिव सिस्टम को रेगुलेट करें और उस अफेक्टिव सिस्टम से जो भी डिसएडवांटेजेस हैं या जो भी फैक्टर है जो आपके डिग्रेडेशन में, अनप्रोडक्टिविटी में बीच में आ रहा है या जो आपके मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल होने में कॉन्फ्लिक्ट्स इमर्ज कर रहा है सर, that will be round off or prevent by detecting the fraud and error. Okay, last one, timely preparation of reliable financial informations timely prepared होगी. तो सर ये ऑब्जेक्टिव्स थे. ना मूव टू एसेंशियल ऑफ अ गुड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम. सर क्या मतलब है इसका? सर एसेंशियल्स किसी भी बिजनेस मैनेजमेंट के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के एसेंशियल्स क्या होते हैं एक गुड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के लिए? तो क्या क्या होते हैं सर? प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए सर. प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन किसका? रिस्पॉन्सिबिलिटीज का विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. कौन क्या करेगा, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, कौन कितना काम करेगा और कौन किसको रिपोर्ट करेगा. दैट द फ्रेमवर्क डिसाइडेड बाय द मैनेजमेंट इज कॉल्ड द प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन. सेकेंड, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोसीजर्स. जो भी अकाउंटिंग प्रोसीजर्स आपने फॉलो किया है वो सारी अकाउंटिंग प्रोसीजर्स ये इंश्योर करेगी आपकी एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग डाटा, एफिशिएंसी इन ऑपरेशन एंड सेफगार्डिंग ऑफ एसेट. These procedures which implement by the management will ensure that the accuracy and reliability of accounting data, efficient होगा आपका operation, safeguarding of asset होगी. थर्ड वन, competent staff. सर स्टाफ ऑनेस्ट होगा, competent होगा, तभी वो अच्छे से अच्छा अपना जो है कंट्रीब्यूशन दे सकता है सर. अगर वो डिसऑनेस्ट होगा सर, अनकम्पिटेंट होगा सर, तो वो कहीं ना कहीं उसकी जो प्रोडक्टिविटी है सर वो आपको कम दिखेगी और जिसकी वजह से जो एरर्स, मिस्टेक हो, चाहे वो मिसरिप्रेजेंटेशन हो उसकी या मिस स्टेटमेंट हो, वो सारी चीज़ें मर्ज होके आती हैं. ठीक है, तो हमेशा हमने बिजनेस मैनेजमेंट में भी पढ़ा है एक जो भी एम्प्लॉई है, स्टाफ है, वो मोटिवेटेड होना चाहिए, मोटिवेटेड टू देयर वर्क. और उस मोटिवेशन के लिए ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट एक फ्रेमवर्क तैयार करती है और एक कंप्लीट ऑब्जर्वेशन में रखती है ऐसे एम्प्लॉयज और स्टाफ्स को जो डीमोटिवेटेड होते हैं सर, जो वर्क के लिए डीमोटिवेटेड है, उनको मोटिवेट करना और उनको मोटिवेट करके ऑनेस्ट और कॉम्पिटेंट बनाओ. ऑनेस्ट और कॉम्पिटेंट बनाते हैं जो ट्रेनिंग्स कंडक्ट करते हैं बड़ी बड़ी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस. द मोटो बिहाइंड दैट इज टू मेक योर एम्प्लॉय और स्टाफ मोर प्रोडक्टिव. दिस इज द की फीचर ऑफ ट्रेनिंग. फोर्थ वन, रिव्यू ऑफ वर्क. जो भी काम एक पर्सन ने किया है दैट शुड बी चेक्ड बाय अदर पर्सन. इससे क्या होगा सर? मिनिमाइज द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड एंड एरर. फ्रॉड और एरर कम से कम होगी. आपका काम कोई और चेक करेगा, एक दूसरे के लिए आपका वर्क कॉम्प्लीमेंट है सर. दैट वर्क गोइंग टू बी चेक बाय द अनदर पर्सन. सो ये जो लिंक है, ठीक है, ये जो वर्क है ये वर्क इंश्योर करता है, मिनिमाइज करता है पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड और एरर को. ओके, नेक्स्ट, द लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल. सर कुछ एडवांटेजेस हैं तो कुछ लिमिटेशंस भी हैं. Due to some inherent limitation of internal control, objective of inter cannot be absolute. Absolute achieve नहीं कर सकते सर क्योंकि कुछ limitations inherent करती है सर. वो कौन कौन से limitations है सर? Cost factor. Many at times management want control to be cost effective which hampers quality of control. कभी कभी जो management है वो cost effective बनना चाहती है, इसकी वजह से जो quality of control है वो कहीं ना कहीं hamper हो जाती है सर, खत्म सी दिखती है. कहीं ना कहीं वो क्वालिटी आपको नहीं मिलेगी आपके कोस्ट से. एग्जाम्पल इसका दे रखा है सर, बहुत ही अच्छा. इट इज नॉट पॉसिबल फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस टू गेट रेगुलर और कंटिन्यूस ऑडिट डन एज इट इज अ कॉस्टली अफेयर. एज वी डिस्कस इन लास्ट day 2 वीडियो दैट continuous audit is much costly than other audits.
क्योंकि वो एक कंटिन्यूस पीरियड के लिए हो रहा है सर, और कंटिन्यूस पीरियड में हो रहा है, कंटिन्यूसली कोई ऑडिटर आ रहा है, वो कॉस्ट आपकी जनरेट करेगा टाइमली। जैसे जैसे वो विजिट करेगा ऑडिटर, उसके स्टाफ जो विजिट करेगा वो फीस चार्ज करेगा, दैट इज डायरेक्टली increases the cost of the management, and management want to be cost effective. तो जहाँ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस की बात आएगी वहाँ ये एक डील फैक्टर हो सकता है सर। नेक्स्ट, एब्सेंस ऑफ एब्सोल्यूट कंट्रोल। कंट्रोल इज नॉट एब्सोल्यूट एंड इट डज नॉट कवर द ट्रांजेक्शन ऑफ अनयूजुअल नेचर। सर अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया है कि वही ट्रांजेक्शन्स अलाउड होंगी जो प्रोसीजर्स और पॉलिसीज के फ्रेमवर्क के अंडर लाई करेगी सर। ओनली दैट ट्रांजेक्शन्स आर अलाउड फॉर कंसिडरेशन। बाकी अनयूजुअल नेचर की कंसिडरेशन या अनयूजुअल नेचर की जो ट्रांजेक्शन्स होगी वो कंसिडर नहीं करेंगे, जिसकी वजह से एब्सोल्यूट कंट्रोल मैनेजमेंट पर नहीं होता है सर। थर्ड, कल्यूजन अमंग एम्प्लॉयज। सर कभी कभी होता है, या ऑलवेज कह लो आप, पॉसिबिलिटी होती है इसकी कि जो एम्प्लॉयज़ हैं आपके बिजनेस के, वो किसी बाहर आउटसाइड पार्टी या आउटसाइड एम्प्लॉय जो बाकी कंपनीज या एंटिटी के हैं उससे कॉल्यूट हो जाए। मतलब क्या होता है सर, आपकी जो भी बिजनेस है आपका, जिसमें आप वर्क कर रहे हो, आप एज ए एम्प्लॉय वर्क कर रहे हो या स्टाफ वर्क कर रहे हो, आपकी बिजनेस प्लानिंग्स क्या चल रही हैं या क्या क्या कुछ टर्म्स होती हैं जो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल्स होती हैं, जो मैनेजमेंट एक किसी भी बोर्ड मीटिंग में ये डिसीजंस लेती है, कुछ भी, चाहे वो इम्प्रूवमेंट हो जाए, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रिलेटेड हो, दैट डिसीजंस शुड बी टेकन बाय दैट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होती है सर। बट ड्यू टू collusion among employees that may be leaked or might be leaked to the another, किसी और एंटिटी को भी आपका वो सर, सबसे बड़ी कम्युनिकेशन है हमारी गॉसिप की ही सर। वो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन भी होती है और आउटसाइड भी होती है सर। तो सर ये जो गॉसिप्स होती है सर, इसमें हरदम अनफॉर्मल बातें ही नहीं होती, कुछ फॉर्मल्स भी होती है। बातों बातों में कुछ सीक्रेट्स आपके या कॉन्फिडेंशियल्स जो बातें हैं जो आपके बिजनेस रिलेटेड है वो में भी आप लीक कर दो, किसी और को कह दो, तो ये एक लिमिटेशन मानी जाती है। और प्रैक्टिकल वर्ल्ड में इसकी जो है चांसेस बहुत ही ज़्यादा होती है सर, क्योंकि स्टाफ एम्प्लॉय बहुत ही ज़्यादा होता है जो बाहर किसी दूसरी एंटिटी से कनेक्टेड होता है सर। डायनेमिक एनवायरनमेंट है सर, यहाँ कुछ भी हो सकता है, वी हैव टू प्रिपेयर। फोर्थ वन, अब्यूज ऑफ अथॉरिटी। अब्यूज ऑफ अथॉरिटी का मतलब हुआ कोई भी सर मैनेजमेंट का बंदा या मैनेजमेंट का कोई भी सीनियर जिसके पास अथॉरिटी, हायर अथॉरिटी होगी, वो मे भी ओवरराइड कर सकता है कंट्रोल को, किसी भी पर्टिकुलर कंट्रोल को ओवरराइड कर सकता है अपने हिसाब से, कैसे नहीं ये नहीं होगा ये होगा, ये प्रोसीजर ये मैथड्स फॉलो नहीं होंगे ये होंगे। अब वो कितना ऑनेस्ट है, कितना कॉम्पिटेंट है, ये आप जज नहीं कर सकते, क्योंकि सर वो सीनियर है, हायर अथॉरिटी है उसके पास। सो ये भी एक लिमिटेशन है। लास्ट वन, ह्यूमर एरर सर, सबसे बड़ा एरर और सबसे बड़ा लिमिटेशन। आप कोई भी वर्क हो, चाहे वो टेक्निकल हो या सिंपल हो, ह्यूमन एरर जो है आपका एक लिमिटेशन निकल के आएगा ही। वो आपको पता नहीं है कि वो कब आए, किसके लिए आए, किस चीज़ के लिए आए, और वेरियस फैक्टर्स होते, तो उस फैक्टर्स को के केसेस में क्या होता है, जो कंट्रोल होता है, जो इफेक्टिव या एफिशिएंट कंट्रोल होता है मैनेजमेंट का, वो लूज हो जाता है सर। आपके जो ह्यूमन एरर्स हैं, जो आप एरर्स मिस्टेक्स कर रहे हैं, उसकी वजह से हो सकता है प्रोसीजर या मेथड्स अच्छे से इम्प्लीमेंट ना हो, पॉलिसीज़ अच्छे से फॉलो ना किया गया हो, ट्रांजेक्शन्स को, अनयूजुअल ट्रांजेक्शन को कंसिडर किया गया हो, एरर्स आए हो, ओमिशन, कमीशन, कंपेंसेटिंग एरर्स, वेरियस एरर वी हैव, so that errors cannot be rectified, that those errors is called human error, जो rectified on the spot नहीं हो सकते without judgment, without consideration या without analysis। so ये एक error है सर, human error। so ये भी मेन जो है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी होता है, बट इसके लिए भी आगे हम भी पढ़ेंगे कुछ ओवरकम, इससे इस लिमिटेशन से ओवरकम करने के लिए भी हमारे पास फैक्टर्स होते हैं। आप अपने एम्प्लॉय को अप टू डेट रखें, प्रॉपर रिव्यू ले, प्रॉपर ओवरव्यू करे, क्या काम कितना हो रहा है, क्या हो रहा है। सैंपल चेकिंग होती है सर, सो सैंपल चेकिंग में भी यही चीज़ होता है, आप सेलेक्टिव चेकिंग करते हैं, सो ये भी एरर्स है। नेक्स्ट, methods for proper review and evaluation of adequacy of the internal control, as I discussed before. First,
Narrative record. It contains a complete written description of internal control system of the enterprise as found in actual operation by the auditor. सर ये एक रिटन डिस्क्रिप्शन है जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो भी इंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन का है उसको डिफाइन करता है, जो एक्चुअल ऑपरेशन ऑडिटर से के कंडक्ट से उसको पता चला है. ये वो रिकॉर्ड, ये वो रिटन डिस्क्रिप्शन है जो एक ऑडिटर डिफाइन करता है. So the second one is checklist. What is checklist? A checklist is a set of questions which an auditor must follow and answer. These instructions depend upon the job to be performed. Different checklists may be prepared for different clients and situations. सर जो ऑडिटर होता है वो डिफरेंट चेकलिस्ट को प्रिपेयर करता है, जिस चेकलिस्ट में कुछ आंसर्स और कुछ मैथड्स फॉलोज होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं जिसको वो फॉलो करता है, और उनकी इम्प्लीमेंटेशन से उनकी इंस्ट्रक्शंस डिपेंड करती है जो भी जॉब वो परफॉर्म कर रहा है, जिस पर्टिकुलर जॉब के लिए उसे अपॉइंट किया गया है, चाहे वो मैनेजमेंट अपॉइंट करे या बेसिकली जो इंटरनल ऑडिटर है बेसिकली क्या यही होता है, इंटरनल ऑडिटर को मैनेजमेंट ही अपॉइंट करती है सर. सो इस केसेस में जो एक चेकलिस्ट प्रिपेयर करता है ऑडिटर, उसको फॉलो करता है और उसी को इम्प्लीमेंट करता है और उसके आंसर्स भी निकालता है कि ये मेरे डाउट्स हैं, ये जो चीज़ें हैं ये होनी चाहिए, क्या ये हो रही हैं, इट हैपनिंग और नॉट. ओके, डिफरेंट चेकलिस्ट में बी प्रिपेयर्ड फॉर डिफरेंट क्लाइंट और सिचुएशन में डिफरेंट चेकलिस्ट को प्रिपेयर किया जाता है सर. थर्ड वन, इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनरी डिजाइन टू प्रोवाइड अ थ्रो व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ इंटरनल कंट्रोल इन एन ऑर्गेनाइजेशन. सर बेसिकली क्या होता है सर, बेसिकली जो क्वेश्चनरीज प्रिपेयर की जाती हैं, डिज़ाइन की जाती है इस व्यू में कि आपको उस इंटरनल कंट्रोल जो भी ऑर्गेनाइजेशन का है वो आप स्टेट करो, एंड आफ्टर स्टेटिंग दैट जो उसकी वीकनेसेस हैं या जो उसकी थ्रेट्स है उसको ओवरकम करो, उसको आप अपनी जो आप एक्सप्रेस करोगे ओपिनियन उसमें ये चीज़ लाओ, जो आपकी कंडक्शन होगी, जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आप प्रिपेयर करोगे उसमें ये आप मेंशन करो क्या उसकी वीकनेस है, क्या उसकी थ्रेट्स हैं. सो स्ट्रेंथ्स और इन सब से आप ओवरकम करके उसको ख़त्म करो सर. आपका मेन जॉब भी इसलिए है कि आप ओपिनियन प्रोवाइड करो सर. आप ओपिनियन दोगे जिस ओपिनियन पे पूरी मैनेजमेंट और शेयर होल्डर तक रिलाई करेगा सर, आपकी एक एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन पे सर. सो यू हैव टू मेंशन इट देयर. Last one, flow chart. Flow chart is prepared. It's just a graphic presentation of each part of company system of internal control. इंटरनल कंट्रोल की एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन की जाती है कि क्या इंटरनल कंट्रोल कैसा है, कितना इफेक्टिव है, क्या एफिशिएंसी है, क्या डी एफिशिएंसी है, क्या क्या प्रोसीजर्स फॉलो कर रही है, क्या क्या मेथड्स फॉलो कर रही है. दैट ऑल विल बी शुड बी नोटेड इन दैट. जैसे ग्राफिक प्रेजेंटेशन में इसको बताया जाता है सर. ओके, सो द नेक्स्ट इज इंटरनल चेक. इंटरनल चेक क्या होता है सर? द इंटरनल check is a part of whole internal control. It is one of the tool of achieving control by properly arranging the activities of all manager. ये एक डिवीजन ऑफ वर्क है सर, ये एक अरेंजमेंट्स ऑफ वर्क्स है. जो भी वर्क परफॉर्म कर रहा है कोई पर्टिकुलर स्टाफ और एम्प्लॉय, उस सब का एक डिवीजन आप एक डिस्ट्रीब्यूशन करें, एक अच्छा जिस डिस्ट्रीब्यूशन से जो इंटरनल चेकिंग है वो ऑटोमेटिकली होती रहे. ठीक है, ये एक पार्ट है इंटरनल कंट्रोल का. Okay, so internal checking, the allocation of the authority and work in such a manner as to enable checks of the routine transactions of day-to-day work by means of work of one person being probed independently by another. Here I said before, एक person का जो भी work है जो उसने किया है वो किसी another person, another employee staff से probed independently, being probed independently checked किया जाएगा सर. Independent examination होगी सर. Okay. सो कुछ डेफिनेशन से कुछ ये पॉइंट्स इमर्ज हुए हैं जो क्या कहते हैं. द इंटरनल चेक इज एन इंटरनल इंटीग्रल पार्ट ऑफ होल सिस्टम. ये पूरी होल सिस्टम, ये पूरी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का एक इंटीग्रल पार्ट है. यस सर, अभी हमने पढ़ा. सेकंड वन, देयर शुड बी एलोकेशन ऑफ अथॉरिटी एंड वर्क है सर, जो क्या और कैसे होगी वो बताती है कि एक
एम्प्लॉय या स्टाफ का जो वर्क है वो इंडिपेंडेंटली चेक किया जाएगा अनदर स्टाफ से, जो वर्क होगा वो कॉम्प्लीमेंट होगा एक से दूसरे पे. नो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, देयर इज नो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क इन स्पाइट ऑफ अरेंजिंग द ऑर्गेनाइजेशन एज अ वर्क. एक एग्जांपल है सर हमारे पास यहाँ पे, फॉर कैश सेल्स द कैश मेमो इज ऑपरेट प्रिपेयर्ड बाय काउंटर. मैं एक आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग से समझाता हूँ सर, ये है क्या, रीडिंग करने लगूंगा तो आपको मे भी समझ में ना आए, बोरिंग लगे. सो एग्जांपल से समझते हैं सर. आपके पास आपने इस कैश सेल्स की है, सो आपको काउंटर पे जो है वो सेल्समैन ने आपको कैश मेमो प्रिपेयर करके दिया है सर. ओके, और आपने उस कैश मेमो को देख के, उस कैश मेमो के एविडेंस के बिहाफ पे आपने पेमेंट की है, कैशियर को पे किया है सर. और उसकी प्रेजेंटेशन से आपके घर पे डिलीवरी होगी सर. डिलीवरी काउंटर पे आप गए, आपने वो कैश मेमो दिखाया, वो शीट दिखाई, एंड दे अलाउ दैट कि हम डिलीवरी कर देंगे सर. सो उस एविडेंस के बिहाफ पे, आपकी पेमेंट रिसीट के बिहाफ पे वो डिलीवरी हो रही है सर. तो ये एक कंट्रोल, एक जो सिस्टम फॉलो हो रहा है सर, ये इंटरनल चेकिंग है, इंटरनल कंट्रोल का ये इंटरनल सिस्टम है एक, जो क्या बताता है कि सर एक प्रोसीजर फॉलो हो रहा है सर, एक साइकिल फॉलो हो रहा है. जो साइकिल क्या हो रहा है, डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी और एलोकेशन है सर वर्क की, जो एक पर्सन से नेक्स्ट पर्सन फॉरवर्ड हो रही है सर. तो एक कंप्लीट चेकिंग हो रही है. अगर कोई अमाउंट या अगर कोई टर्म या कंडीशन आपके कैश मेमो में गलत हो, जो मे भी हो सकता है, इट माइट पॉसिबल कि जिसने प्रिपेयर की हो काउंटर ने, जो कैशियर है जिसने प्रिपेयर की हो सेल्समैन ने, वो मे भी हो सकता है कि उसने कुछ एरर किया गया हो सर. अभी पढ़ा हमने ह्यूमन एरर्स होती हैं. सो दैट ह्यूमन एरर कैन बी डिटेक्ट बाय द अनदर स्टाफ और एम्प्लॉय जो चेक कर रहा है. जो अब सेल्समैन के बाद जो कैशियर के पास गई वो मेमो, उसके बाद वो मेमो अब जा रही है डिलीवरी काउंटर पे, और ये एक जो साइकिल फॉलो हो रहा है, यहाँ पे ये एरर खुद ही डिटेक्ट होगी और इसको ऑन द स्पॉट प्रिवेंट किया जा सकता है सर. ये सबसे बड़ा एडवांटेज है सर, और इसका रियल मीनिंग यही है कि इंटरनल चेकिंग एफिशिएंट होने के लिए आपका डिस्ट्रीब्यूशन और एलोकेशन वर्क और डिवीजन ऑफ वर्क बहुत ही अफेक्टिव ऑफ मटेरियल होना चाहिए सर. ओके, जनरल कंसिडरेशन इन फ्रेमिंग, कोई भी इंटरनल चेक की एफिशिएंसी के लिए कुछ कंसिडरेशंस, कुछ जनरल कंसिडरेशंस होता है वाइल फ्रेमिंग दैट इंटरनल चेकिंग सिस्टम्स. क्या क्या होते हैं सर? फर्स्ट, क्लियरली डिफाइंड ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. एज आई सेड बिफोर, ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियरली स्टेटेड हो, कौन किसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कौन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, किसका कौन सा वर्क है, किसकी क्या ड्यूटीज हैं, और कौन किसके लिए और कौन किसको रिपोर्ट करेगा. दैट्स ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज शुड बी क्लियर. ओके. सेकंड, डिवीजन ऑफ वर्क. अ प्रॉपर वर्क should be divided based on capacity and capability. एम्प्लॉय और स्टाफ की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी जो भी उसकी है, उसकी बेसिस पे डिवीजन ऑफ वर्क को डिवाइड किया गया हो, वर्क को डिवाइड किया गया हो. जिसकी जो कैपेसिटी है, जिसकी जो सबसे अच्छी एफिशिएंसी है, उसको वो वर्क हैंड ओवर किया गया हो. इससे क्या होगा, जो जिस चीज़ में एक्सपर्ट है वो काम करेगा, तो अच्छे से अच्छा एक प्रोडक्टिव अचीवमेंट होगी सर. ओके. थर्ड वन, नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क. देयर शुड बी नो ओवरलैपिंग और डुप्लीकेशन ऑफ वर्क एट एनी लेवल. कोई भी डुप्लीकेशन नहीं होगी. सेग्रेशन ऑफ ड्यूटीज होगी. कोई भी एक सिंगल टास्क दूसरे स्टाफ या एम्प्लॉय से सेग्रेट होगी सर, फ्रॉम बिगनिंग टू एंड. ऑटोमेटिक चेकिंग ऑफ वर्क, एक रूटीन वर्क जो भी अरेंज, एक डिवीजन ऑफ वर्क इस स्टेट पे अरेंज किया गया हो कि वो जो आपकी रूटीन डे टू डे ट्रांजेक्शन या डे टू डे रिकॉर्ड्स हैं, वो एक साइकिल मेंटेन करके इंटरनली चेक होती रहें. ओके. ऑटोमेटिक चेकिंग हो सर एक का एक. वो कब होगी, जब एक कॉम्प्लीमेंट वर्क फोर्स होगी सर. आपका वर्क किसी और के लिए कॉम्प्लीमेंट वर्क है सर. आपका वर्क तभी कंप्लीट होगा जब उसका कंप्लीट होगा, उसका जब कंप्लीट होगा जब आपका कंप्लीट होगा. सो ये एक कंप्लीट साइकिल है सर, जो कंप्लीट कॉम्प्लीमेंट्स हैं एक दूसरे के वर्क के लिए, वन टू अनदर. ओके. रोटेशन ऑफ एम्प्लॉयज, अलग अलग ब्रांच में या अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जो भी एम्प्लॉयज हैं वो रोटेट किए जाएं. इससे क्या होता है सर, मोटिवेटेड रहेगा एक
जो एरर्स और फ्रॉड्स हैं वो बर्डन या वर्क एक्सपीरियंस उसका उस चीज़ से बढ़ेगा सर। आप एक वर्क से दूसरे वर्क में उसको भेज रहे हो, इफेक्टिव बना रहे हो, ट्रेनिंग पर्पसेस लाइक जस्ट लाइक ट्रेनिंग पर्पसेस जो आप देते हो, इम्प्लीमेंट करते हो। सो जस्ट लाइक दैट आप एक स्टाफ को दूसरे स्टाफ से रिप्लेस कर रहे हो। एक रोटेशन चल रही है सर एम्प्लॉयज़ की उनके वर्क्स के। तो डिफरेंट वर्क्स जो हैं उनको एक एक्सपीरियंस मिलेगा न्यू एनवायरनमेंट में, पता चलेगा कौन सा काम कैसे किया जाता है। इससे एफिशिएंसी बढ़ती है, किसी भी एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है सर। सेल्फ बैलेंसिंग लेजर्स, कंट्रोल लेजर प्रोवाइडिंग कंट्रोल सब्सिडियरी लेजर एक सब्सिडरी लेजर्स बनाते हैं सर जो जनरल लेजर्स के लिए बनाई जाती है कि एक सेल्फ बैलेंसिंग लेजर्स हो। ये लेजर है आपका जो फॉर्मल है और ये आपने जो प्रिपेयर की है ये एक बैलेंसिंग चेकअप, तो कंप्यूटराइज चेक होता है, तो एफिशिएंसी ज़्यादा बेटर है सर इसकी। एडवांटेजेस ऑफ इंटरनल चेक, प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क जो है वो प्रॉपर होने की वजह से फिक्सेशन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और एरर्स एंड फ्रॉड्स जल्दी से जल्दी हेल्पफुली निकलती है। फिक्सेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से यही समझ में आता है जो भी वर्क या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उस किसी भी पर्सन या किसी भी स्टाफ और एम्प्लॉय के कैपेबिलिटी और कैपेसिटी के बेसिस पे आपने उसको हैंड ओवर की है। सो इसमें फिक्सेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। मिनिमाइजेशन ऑफ एरर एंड फ्रॉड्स, एक पर्सन का, एक स्टाफ का वर्क किसी और से चेक हो रहा है अनदर स्टाफ से जिनका वर्क कॉम्प्लीमेंट है एक दूसरे के लिए। सो इस केस में अगर कुछ एरर या फ्रॉड आती है वो भी प्रोडक्टिविटी कम होती है सर। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जैसे कंटिन्यूस ऑडिट पॉसिबल नहीं है वैसे ही सर इंटरनल चेकिंग भी पॉसिबल नहीं है कि वो एक कंटिन्यूस पीरियड में हो। ओके। सेकंड, केयरलेस ऑफ स्टाफ, कोई भी केयरलेस या मिस्टेक कमिट किया गया हो जो अर्ली डिटेक्शन या अर्ली एग्जामिनेशन से ना निकल के आई हो वो भी एक डिसएडवांटेज है सर। थर्ड वन, ऑडिटर रिस्क डज नॉट गेट रिड्यूस। Internal check system would help the auditor to reduce the extent of audit procedure, but it will not reduce the audit risk. जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ड्यूटीज़ हैं ऑडिटर की वो इंटरनल चेकिंग होने से ख़त्म नहीं हो जाती सर। आपका बिजनेस जो है बहुत ही इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल है, इंटरनल चेकिंग है, उसके बाद भी जो इंटरनल ऑडिटर्स की जो ऑडिट होती है वो कंपलसरी जिन जिन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए होती है उसमें जो भी लिमिटेशन या डिसएडवांटेजेस हैं वो रहती ही हैं सर, क्योंकि मे भी हो सकता है अर्ली डिटेक्शन में वो पता ना चली हो, बाद में जब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होगी तो वो निकल के बाहर आए। तो वो एक सस्पेंस अकाउंट जैसा हो गया सर, जो हम एक फाइनेंशियल रिकॉर्ड जो उसकी वर्क नोट होती है ऑडिटर की और जो भी वो अपने वर्क नोट में वर्किंग पेपर्स होते हैं ऑडिटर्स के वो उसमें मेंशन करते हैं कि ये जो है ऑडिटर्स के रिस्क जो उसने फील किए हैं इस बिजनेस मैनेजमेंट के बेसिस पे, दैट शुड बी डिस्क्लोज इन द डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। हमने पढ़ा था एविडेंस ऑफ ओपिनियन में डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। सो उसका पॉइंट है सर जी। इंटरनल ऑडिट, द लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट वन, इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट क्या होती है सर? is the review of the various operations of the company and of its record by staff specially appointed for this purpose. एक स्पेसिफिक ऑडिटर और उनकी स्टाफ को अपॉइंट किया जाता है इसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, इंटरनल ऑडिट के लिए, कि आप रिव्यू करो हमारे वेरियस ऑपरेशंस को जो भी बिजनेस या कंपनी में हैं, मैनेजमेंट में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनेंशियल प्रोसीजर्स फॉलो किया है उसको एक बार आप ऑडिट करो। ऑडिट मीन्स चेकिंग होती है सर, जो चेकिंग अर्ली डिटेक्शन करती है फ्रॉड्स और एरर्स की। Auditing formally embarrass financial transactions and financial records only in large organization. Internal audit now extend to such matters. Large organizations में auditing सिर्फ financial statement तक लिमिटेड नहीं रह गई हैं सर। वेरियस एस्पेक्ट्स जो हैं जो डायरेक्टली अकाउंटिंग और फाइनेंशियल नेचर से मटेरियल नहीं है, बट मेजर फंक्शन एक इंटरनल ऑडिटर आज के जो रियल जो बिजनेस कॉर्पोरेट वर्ल्ड है उसमें सर उनका जो रोल है, जो फंक्शन है वो काफ़ी मेजर हो गया है सर। वो सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और रिपोर्टिंग ही नहीं करते, अब वो वेरियस एस्पेक्ट्स जो है बिजनेस के डिसीजंस जो हैं उसमें भी सजेशंस ओपिनियंस प्रोवाइड करते हैं जिनसे मैनेजमेंट और प्रोडक्टिविटी जो है किसी भी इंटरप्राइज की वो अच्छी से अच्छी वेल इम्प्रूव हो रही है। Internal auditing is the independent appraisal activity within an organization. As we started in auditing that ये एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होता है सर, एक इंडिपेंडेंट अपेरेजल है किसकी,
फाइनेंशियल बुक्स ऑफ अकाउंट्स की एग्जामिनेशंस के लिए जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर की है उसको एग्जामिन करेगी और उस एग्जामिनेशन से एक ओपिनियन एक्सप्रेस करेगी देयर ऑन उस स्टेटमेंट जो उस एनालिसिस से जो भी एक लास्ट रिपोर्ट तैयार करी है ऑडिटर ने उसको एज अ एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन वो डायरेक्टर्स या मैनेजमेंट, यहाँ पे मैनेजमेंट ही होगा, नहीं ऐसा नहीं है कि डायरेक्टर नहीं पूछ सकता, इंटरनल ऑडिटर में बी रिपोर्टेड डायरेक्टली टू द डायरेक्टर समटाइम्स, बट मैनेजमेंट अपॉइंट करती है तो मैनेजमेंट के लिए तो ये प्राइमरी अर्ली हो गया कि सबसे पहले मैनेजमेंट को वो इन्फॉर्म करेगी, अपना एक्सप्रेस उसी को जो है वो एक्सप्रेस करेगी सर। बेसिक प्रिंसिपल्स स्टैब्लिशिंग और इंटरनल ऑडिटिंग। फर्स्ट वन इंडिपेंडेंट स्टेटस। एक इंटरनल ऑडिट जो भी होती है बिजनेस के अंदर मैनेजमेंट अपॉइंट करती है इंटरनल ऑडिट को, वो इंडिपेंडेंट स्टेटस होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। सेकंड वन फ्री फ्रॉम एग्जीक्यूटिव फंक्शंस। सर एग्जीक्यूटिव फंक्शंस नहीं होने चाहिए, should be free from executive function and shall not take part in formulating the decisions। कोई भी डिसीजंस जो भी बिजनेस मैनेजमेंट या बिजनेस के जो शेयर होल्डर्स हैं या ऑनर हैं वो जो डिसीजंस लेके उसमें कोई भी रोल नहीं होगा इंटरनल ऑडिटर का। थर्ड वन क्लियर अंडरस्टैंडिंग। एक अनएम्बिगियस और क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ऑब्जेक्टिव्स इंटरनल ऑडिटिंग की। जो टाइम टू टाइम असाइनमेंट हो, जो इंटरनल ऑडिट को टाइम टू टाइम असाइनमेंट दी जाए कि भाई ये आपकी जो है एक टाइमली असाइनमेंट है, जो हम हर एक पीरियड पे वो पीरियड भी डिस्क्लोज की जाती है, हम आपको ये असाइनमेंट देंगे और इस असाइनमेंट के बेसिस पे, इस असाइनमेंट के बिहाफ पे यू हैव टू ऑडिट आवर अकाउंट्स, ऑडिट आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फोर्थ वन इट कैन इन्वेस्टिगेट एनी फेज ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बेसिक प्रिंसिपल सबसे बेसिक यही है सर इंटरनल ऑडिटिंग का कि एक ऑडिटर इंडिपेंडेंट है एग्जामिनेशन के लिए, वो कुछ भी कोई भी एक्टिविटी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के कोई भी फेज ऑफ एक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन का इन्वेस्टिगेट कर सकती है किसी भी टाइम अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। ओके, लास्ट वन क्वालिफाइड स्टाफ। सर क्वालिफाइड स्टाफ क्या होता है? द स्टाफ ऑफ इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट शुड बी एडिक्वेटली क्वालिफाइड। जो भी इंटरनल ऑडिटर, सबसे पहली बात, सबसे इम्पॉर्टेंट जो है पॉइंट वो सर ये है, मैं आपको पहले बता देता हूँ, पहले भी मैंने आपको डे 1 डे 2 में बताया है इंटरनल ऑडिटर के जब हमने डिफाइन स्टडी की थी। इंटरनल ऑडिटर सर एक मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट होता है, जो इंटरनल ऑडिटर जिसके पास एक स्टैचुरी ऑडिट की, ओनली एक इंटरनल ऑडिटर के पास ही स्टैचुरी ऑडिट की परमिशन होती है सर, वही कंडक्ट कर सकता है। सो इंटरनल ऑडिट के भी केस में जो भी इंटरनल ऑडिट का स्टाफ होगा वो भी वेल क्वालिफाइड होना चाहिए एज लाइक हिम। ओके, सो ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है सर? फर्स्ट वन इवैल्यूएशन ऑफ अकाउंटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एंड कंट्रोल। सेकंड compliance with established policies and procedures जो हैं वो वेल डिफाइंड होने चाहिए, बिजनेस एसेट को सेफ गार्ड करने के लिए होने चाहिए, रिलायबिलिटी होनी चाहिए मैनेजमेंट डाटा की, प्रिवेंशन डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड होनी चाहिए। जो सेकेंडरी ऑडिटिंग का जो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव होता है सर वो यही होता है, एंसिलरी ऑब्जेक्टिव यही होता है, टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट बिजनेस फ्रॉम अनयूजुअल फ्रॉड एंड एरर्स। ओके, प्रिवेंट मेकिंग स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस, कभी भी कोई स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस कंडक्ट होनी चाहिए ऑडिटर का। कोई भी टाइमली एक फ्रेमवर्क ज़रूरी नहीं है सर, कभी भी आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हो एनी अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, एक प्रॉपर रिव्यू, कंप्लीट रिव्यू होनी चाहिए इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की, दैट वर फॉलोड बाय द मैनेजमेंट, कि क्या वो अफेक्टिव या एफिशिएंट है कि नहीं। सजेस्टिंग इम्प्रूवमेंट्स, लास्ट वन इज सजेस्टिंग इम्प्रूवमेंट्स। कोई भी आपको लगा है कि सर ये जो है इम्प्रूवमेंट के बेसिस पे या होनी चाहिए, ये कुछ इम्प्रूवमेंट्स होने से जो अफेक्टिवनेस है या जो एफिशिएंसी है, जो प्रोडक्टिविटी है वो बिज़नेस मैनेजमेंट की या बिज़नेस की मोर या ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है। दैट मस्ट एंड शुड बी डिस्क्लोज इन फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बाय द ऑडिटर। सो हमने आज ये कुछ जो है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को यहाँ पे कंप्लीट किया है सर। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था सर। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम किसी भी मैनेजमेंट, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आप आगे वर्क करोगे एज अ ऑडिटर और एज अ
एम्प्लॉय और स्टाफ कॉमर्स से रिलेटेड, तो आपको इंटरनल कंट्रोल उसकी डिफाइंड होनी चाहिए सर. सो इसको पढ़ो, रिपीट एंड वॉच कर करके. बार बार कोई डाउट है या कोई क्वेश्चंस है, लेट मी नो दैट डाउट्स एंड क्वेश्चन. ईमेल मी, मेल करो आप, या कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, आई विल आंसर यू. ओके. और अभी अगर आपने ऑडिटिंग के डे 1 और डे 2 वीडियोस को नहीं देखा है, देन गो एंड वॉच इट. मेरे चैनल पे या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा. एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स. मैं अभी और भी डे 2 वीडियो स्टॉक ट्रेडिंग या स्टॉक मार्केट से रिलेटेड भी मेरी एक वीडियो आने वाली है. सो इंश्योर योर सेल्फ दैट यू सब्सक्राइब माई चैनल, और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन, अर्लियर नोटिफिकेशन के लिए रेडी रहना. जब भी वेन एवर आई पोस्टेड और अपलोडेड, यू गॉट द नोटिफिकेशन. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग. पढ़ते रहो, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया.